अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज मैं आपसे बलूचिस्तान के मसले के ऊपर तफसीलन बात करूंगा। 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर बड़े डेडलीस्ट किस्म के अटैक्स होते हैं। उन अटैक्स में सिविलियन लोगों को मार दिया जाता है, टारगेट किलिंग की जाती है और साथ साथ सुसाइड बॉम्बिंग की जाती है हमारी एफसी और आर्म फोर्सेस के खिलाफ, जिसमें हमारे अफसरान और सोल्जर्स जान बहक होते हैं। 26 अगस्त का दिन बलूचिस्तान की तारीख में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2006 में इसी दिन अकबर बुगटी साहब को एक मिलिट्री ऑपरेशन में मार दिया गया था और इसी दिन 2024 में मल्टीपल अटैक्स होना बलूचिस्तान में, ये इस चीज़ की निशानदही करता है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द जमातें हैं वो हमेशा से पाकिस्तान के रियासती अदारों को चैलेंज करती आई हैं और इस दिन पे ये अटैक करने का मकसद कि जो मिलिट्री ऑपरेशन अकबर बुगटी के खिलाफ किया गया था और आज भी जारी हैं, ये उनको हमेशा से रेजिस्ट करते आएंगे और मज़ाहमत का रास्ता पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ जारी रखेंगे। नाजरीन, जो मौजूदा ख़तरनाक सूरत हाल बलूचिस्तान के अंदर इस टाइम पर चल रही है, इसको देखने के लिए हमें तारीख़ पस मंज़र से इस पूरे खित्ते को देखना पड़ेगा। ये वो मसाइल हैं जो 5, 10, 15 सालों में इमर्ज नहीं हुए, बल्कि इनकी एक 100 साला तारीख है। हमें उस तारीख का जायज़ा लेना चाहिए कि उस तारीखी जायज़े के अंदर हमें पता चलेगा कि हमने वो क्या गलतियाँ की बहैसियत एक रियासत, बलूचिस्तान के लोगों से क्या गलतियाँ हुई एज अ सोसाइटी, जिसकी वजह से आज हम इस नहज पे खड़े हैं जहाँ पर एक ख़तरनाक सिचुएशन है और हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो पा रहा। तो चलिए आज के मौजूदा सूरत हाल को ज़रा एनालाइज करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। नाजरीन, मैं बात करूंगा 19वीं सदी की, जब यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर था। ब्रिटिश एम्पायर ने पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंट्रोड्यूस करवाना शुरू की आहिस्ता आहिस्ता, कुछ कवानीन बनाना शुरू किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892 और फिर काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसे हम मिंटो मॉले रिफॉर्म्स कहते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इन कवानीन के थ्रू इंडियंस को आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंट्रोड्यूस करवा रही थी, उनको रिप्रेजेंटेशन दे रही थी। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल थी। बलूचिस्तान की उस टाइम पर ज्योग्राफी 5 हिस्सों में डिवाइडेड थी। जब ब्रिटिश एम्पायर पूरे सब कॉन्टिनेंट पे काबिज था तो ये सूबा 5 हिस्सों में डिवाइडेड था। पहला हिस्सा जिसे कहते हैं ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान का वो हिस्सा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्जे में था। उसके अलावा 4 हिस्से और थे, वो 4 प्रिंसली स्टेट्स थी बलूचिस्तान की। एक का नाम कल्लात था, जिसे खान ऑफ कल्लात एडमिनिस्ट्रेट करते थे। दूसरी प्रिंसली स्टेट मकरान थी, जो कि कोस्टल बेल्ट थी बलूचिस्तान की। तीसरी लासबेला, जहां पर इस टाइम पर एक बहुत बुरा हमला हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, और लासबेला में जाम फैमिली इस छोटी सी प्रिंसली स्टेट को चलाती थी। और चौथी स्टेट थी खारान, इसमें नवाब ऑफ खारान थे जो इस स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करते थे। बावजूद इसके कि बलूचिस्तान 5 हिस्सों में डिवाइडेड था, लेकिन इन 5 हिस्सों पे ब्रिटिश हेजेमनी थी और ब्रिटिश ने बलूचिस्तान को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जिसे कहते हैं क्लोज बॉर्डर पॉलिसी। क्लोज बॉर्डर पॉलिसी ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम पूरे के पूरे बलूचिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस कायम करेंगे और उन्होंने क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया इन प्रिंसली स्टेट्स के खिलाफ, नवाब्स के खिलाफ और जो बड़े इन्फ्लुएंशियल क्लास थी। उसका अफेक्ट ये आया कि 4 इंसर्जेंसीज खड़ी हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ और ब्रिटिश गवर्नमेंट को मुश्किलात आना शुरू हो गई बलूचिस्तान के अंदर।
तो वो जो क्लोज बॉर्डर पॉलिसी थी ब्रिटिश की कि हम पूरे बलूचिस्तान को बंद करके एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, हम यहाँ के लोगों को अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ नहीं आने देंगे और हम एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल के थ्रू बलूचिस्तान को चलाएंगे, वो पॉलिसी फेल होती दिखाई दी जब ब्रिटिश ने देखा कि हमारे खिलाफ 4 बगावतें शुरू हो गई। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेके आई जिसे कहते हैं फॉरवर्ड बॉर्डर पॉलिसी। फॉरवर्ड बॉर्डर पॉलिसी ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब तक ये एहसास हो चुका था कि हम स्टिक के साथ बलूचिस्तान को नहीं चला सकते, हम स्ट्रिक्ट एक्शंस लेके नहीं चला सकते, हमें कुछ ना कुछ पावर यहाँ पर डिवाइड करनी होगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसे कहते हैं सरदारी सिस्टम। सरदारी सिस्टम में ब्रिटिश ने जो कबायलों के सरदार थे उनको एम्पावर किया, उनको इंसेंटिवाइज किया, उनको सब्सिडीज दी, उनको फंड्स दिए ताकि वो इन्फ्लुएंशियल हों, और उन सरदारों को इस हद तक एम्पावर किया कि वो बलूचिस्तान के अंदर जो लोकल फोर्सेस थी जिन्हें लेवीज कहा जाता है, ये उनको भी डील करना शुरू हो गए, उनको भी इंस्ट्रक्ट करना शुरू हो गए। और साथ साथ इस सरदारी सिस्टम के अंदर जिरगा सिस्टम बनाया गया ताकि इंटर ट्राइबल क्लैशेस जो होते हैं उनको डील किया जा सके, और अगर कोई कबीला बगावत करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ तो उस कबीले को तमाम कबीले जिरगा सिस्टम में बिठा के समझाएं और ये बगावतों का सिलसिला जो है कम हो सके, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल तो करे बलूचिस्तान को लेकिन डायरेक्टली कंट्रोल ना करे, इनडायरेक्टली कंट्रोल करे थ्रू सरदार्स। तो इस तरह से शुरू के सालों के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान के अंदर इन 2 पॉलिसीज के थ्रू जो है वो इस पूरे खित्ते को गवर्न करना शुरू किया। अभी तक बलूचिस्तान के अंदर 2 तरह की क्लासेस इमर्ज कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट और बलूचिस्तान की इन्फ्लुएंशियल क्लास जिसमें सरदार्स थे जो ट्राइब्स को लीड किया करते थे। 1920s के अंदर पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ जिसे कहते हैं पॉलिटिकल अवेकनिंग। हिंदू और मुसलमान तालीम याफ्ता होना शुरू हुए, यूनिवर्सिटीज़ बनना शुरू हुई, कॉलेजेस स्कूल्स की तालीमी निज़ाम में बेहतरी आना शुरू हुई, और उससे हुआ ये कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक पढ़ी लिखी मिडिल क्लास ऊपर आना शुरू हुई। इसी तरह बलूचिस्तान में हुआ कि बलूचिस्तान के उस टाइम पर जो मिडिल क्लास तबका था वो दूसरे शहरों में जाना शुरू हुआ हिंदुस्तान के, वहाँ जाके आला तालीम हासिल करना शुरू की, और जब उन्होंने आला तालीम हासिल की तो उन लोगों में पॉलिटिकल शऊर आया और उन्होंने वापस आके बलूचिस्तान के अंदर सेमिनार्स कंडक्ट करवाना शुरू किए, पॉलिटिकल टॉक्स करना शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता एक नई वेव ऑफ नेशनलिज्म स्टार्ट हुई। तो बलूचिस्तान के लोग दूसरे शहरों से आला तालीम हासिल करके वापस आए और उन्होंने वो शऊर अपने साथ वाले लोगों को आके दिया। बलूचिस्तान में खुलम खुला बातें होना शुरू हो गई, सेमिनार्स होना शुरू हुए, पॉलिटिकल टॉक्स होना शुरू हुई, और आहिस्ता आहिस्ता एक नई पढ़ी लिखी पॉलिटिकल क्लास इमर्ज होना शुरू हुई, और उन्होंने एक बलूचिस्तान के लोगों के अंदर नया कॉन्सेप्ट इंजेक्ट किया, और वो था बलोच नेशनलिज्म। बलोच नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दरअसल रिवॉल्व करता है बलोच एथनिसिटी के अंदर, जो समझते हैं कि हमें आला तालीम मिलनी चाहिए, हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होना चाहिए, और हम एक रेजिस्टेंस की स्ट्रगल जो है वो लॉन्च करें, पीसफुल रेजिस्टेंस की ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ताकि हम भी बाकी तमाम एथनिसिटीज़ की तरह इस रीजन के अंदर प्रॉस्पर कर सकें। अभी ये सब मामला चल रहे थे कि पाकिस्तान वजूद में आया, और खान ऑफ कल्लात से अपील की गई कि वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, लेकिन खान ऑफ कल्लात ने पाकिस्तान की इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, और 1948 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहला मिलिट्री ऑपरेशन किया खान ऑफ कल्लात के खिलाफ, और कल्लात की टेरिटरी को इन्वेड कर लिया। यहां से पाकिस्तान के बनने के फौरन बाद से बलूचिस्तान के अंदर एक सिलसिला शुरू हुआ मिलिट्री ऑपरेशंस का। पहला मिलिट्री ऑपरेशन में आपने खान ऑफ कल्लात को तो साइडलाइन कर दिया, लेकिन इसके बाद दूसरा मिलिट्री ऑपरेशन 1958 में शुरू हुआ, और उसकी रीजन थी कि 1955 में पाकिस्तान ने जो वेस्टर्न पार्ट था पाकिस्तान का उसको 1 यूनिट स्कीम के तहत एक सूबा डिक्लेयर कर दिया और बलूचिस्तान को ओवरटेक कर लिया, जबकि बलूचिस्तान से ये वादे किए गए थे कि आप हमारे साथ मिल जाएं,
हम आपके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप अपने कल्चरल वैल्यूज़ के थ्रू अपने मामला चलाते जाइएगा, आप सरदारी सिस्टम को चलाते जाएं, हमें से कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने वादा खिलाफ़ी करते हुए 1955 में 1 यूनिट बनाकर बलूचिस्तान को ओवरटेक कर लिया। 1958 में नवाब नौरोज़ खान ज़हरी ने 1 यूनिट के खिलाफ एहतजाज किया, वो खड़े हुए, उनका स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन किया गया, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया और उनकी स्ट्रगल को वहीं पर ख़त्म कर दिया गया। उनको जेल में डाला गया और वो जेल में ही मर गए और उनके बच्चों के ऊपर हाई ट्रिजन के केसेस डालकर उनको लटका दिया गया। इसके बाद तीसरा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है 1962 से 1969। ये वो दौर था जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर मिलिट्री बेसिस बनाने की कोशिश की। हमारी आर्म फोर्सेस ने जब ये डिक्लेयर किया कि हम इस रीजन के अंदर मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं, तो उस टाइम पर बलूचिस्तान ने उन मिलिट्री बेसिस की मुखालफत की और उन्होंने कहा हम इन मिलिट्री बेसिस को कतन नहीं बनने देंगे। और इसी असना में कुछ बलोच ग्रुप्स इकट्ठे हुए और उन्होंने पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ गोरिल्ला वॉर शुरू कर दी। और दूसरा रीज़न ये था कि बलोच सरदार बार बार हुकूमत पाकिस्तान से अपना शेयर मांग रहे थे कि आप हमारी सुई के मकाम से जो गैस ले रहे हैं, आप उसके हमें ट्राइब्यूट नहीं दे रहे, आप वो दें। और जब वो लोगों को मिलना बंद हुए तो ये दूसरी रीज़न थी कि उन्होंने पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ गोरिल्ला वॉर शुरू की और पाकिस्तानी रियासत ने उसको सप्रेस करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च कर दिए। चौथा मिलिट्री ऑपरेशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में शुरू हुआ, जब भुट्टो साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, वो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं और उसको रशिया और इराक सपोर्ट कर रहे हैं। भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान में मार्शल लॉ लगाया और भुट्टो साहब ने एक मिलिट्री ऑपरेशन स्पॉन्सर किया और कहा कि इनका सफाया कर दिया जाए। और एक बहुत बड़े लेवल पर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ इस पूरे दौर में। जो बलोच ट्राइब के लोग थे वो कुछ अफगानिस्तान में चले गए, कुछ को मार दिया गया और इस तरह से उसको सप्रेस करने की कोशिश की गई। भुट्टो साहब का जब दौर ख़त्म हुआ, ज़िया साहब आए और ज़िया साहब ने आते ही एक एमनेसिटी डिक्लेयर की कि जितने बलोच ट्राइब हैं वो आएँ, हमारे साथ सुलह करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनको ट्राइब्यूट भी देंगे और हम हर तरह से उनको फैसिलिटेट करेंगे। और ज़ियाउल हक के दौर में हमने देखा कि बलूचिस्तान के मसाइल कुछ हद तक हल होना शुरू हुए। जो बलोच ट्राइब मुल्क से जा चुके थे वो वापस आए, उन्होंने रिकन्सिलिएशन की रियासत के साथ। रियासत ने उनसे वादा किया कि आप हमसे लॉयल रहें, हम आपको आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज देंगे, आपका हिस्सा देंगे, आप हमारे खिलाफ खड़े मत हों। तो हम देखते हैं कि 1990s तक बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी किसी हद तक कम हुई, बलूचिस्तान के हालात कुछ बेहतर हुए और 5वां मिलिट्री ऑपरेशन फिर 2004 के अंदर लॉन्च किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। और इस मिलिट्री ऑपरेशन के बहुत से रिपरकशंस हमें देखने को मिले। पहली चीज़ ये कि ये वो दौर था जब अकबर बुगटी दोबारा से डिमांड कर रहे थे कि हमें हमारा फाइनेंशियल हिस्सा दिया जाए। जो सुई के मकाम से गैस निकाली जा रही है उसके ट्रिब्यूट, उसके रिसोर्सेज, उसका पैसा हमें नहीं मिल रहा क्योंकि मुशर्रफ ने वो पैसा आते ही बंद कर दिया था। और दूसरी कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि बलूचिस्तान के अंदर एक डॉक्टर थी, एक फिजिशियन थी जिनका रेप किया गया था और ये एलिगेशन है कि ये आर्म फोर्सेस एक आर्म ऑफिसर थे जिन्होंने उनका रेप किया था। और अकबर बुगटी ने डिमांड किया था आर्म फोर्सेस से कि उस अफसर को हमारे हवाले करें। और रियासती इदारों की तरफ से रिस्पांस ना आने की सूरत में बुगटी कबीले ने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के ऊपर रॉकेट लॉन्च कर दिए थे और उसके बाद फिर मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा। और 2006 के अंदर अकबर बुगटी साहब कोहलू के मकाम के ऊपर जाँ बहक हुए उस मिलिट्री ऑपरेशन में। इस मिलिट्री ऑपरेशन के बाद बलूचिस्तान के अंदर जो रेजिस्टेंस थी वो मज़ीद बढ़ी और हालात बदतर से बदतरीन होते चले गए। और इसी असना के अंदर एक बलूचिस्तान के अंदर ग्रुप बना जिसे BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहते हैं और उन्होंने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी रियासत की रिट को चैलेंज करना शुरू कर दिया। आज भी बलूचिस्तान के अंदर इसी तरह के मौजूदा सूरत हाल है जहां पर आप मिलिट्री ऑपरेशंस तो कर रहे हैं, काइनेटिक मीन्स के थ्रू उन दहशत गर्दों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस ख़त्म नहीं हो पा रही। तो ये एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू था बलूचिस्तान का।
अब हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के ग्रीवियंसेस क्या हैं, वो क्यों मजबूर हैं आपकी रियासत के खिलाफ लड़ने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल डेप्रीवेशन की। बलूचिस्तान के लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आज भी बलूचिस्तान के अंदर एक मिडिल क्लास इमर्ज नहीं हो सकी जो आपके सियासी निज़ाम का हिस्सा बन सके। बावजूद इसके कि सरदारी सिस्टम 1980s में आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन आज भी बलूचिस्तान की रीजनल पॉलिटिक्स में नवाब और सरदार डोमिनेट करते हैं। दूसरा ग्रेवियंस बलूचिस्तान का ये है कि आपने हमारे पूरे प्रोविंस को मिलिट्राइज कर दिया है। जगह जगह चेक पोस्ट हैं जिनसे हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हर्ट होती हैं, वो डिस्टर्ब होती हैं। तीसरा मसला कि सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन को देखें तो बलूचिस्तान के लोगों को उस तरह से नुमाइंदगी नहीं दी गई मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी और तमाम रियासती अदारों में कि वो भी समझ सकें कि हम भी पाकिस्तानी हैं और हमारा भी उतना ही इक्वल हक है इन रियासती अदारों में रिप्रेजेंट करने का पाकिस्तान को जितना कि बाकी सूबों का है। तो रियासती सतह के ऊपर हमारे सूबे को निगलेक्ट किया गया है। और चौथा ये कि बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ पिछले चंद सालों में आकर रिफ्यूज लेती रही हैं, सेटल होती रही हैं, जिससे बलोच बजाते खुद मिनॉरिटी में जाना शुरू हो गए हैं और इसी वजह से उनके बाकी एथनिसिटी के साथ मिलिटेंट क्लैशेस आना शुरू हो गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है बलूचिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कैओस की। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज़ की, जो इकोनॉमिक कंसर्न है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि NFC अवार्ड में हमारा सबसे ज़्यादा राइट है क्योंकि हम वो सूबा हैं जो सबसे ज़्यादा निगलेक्ट हुए हैं। हमारे सूबे में पॉवर्टी ज़्यादा है, हमारे सूबे में रेवेन्यू जनरेशन सबसे ज़्यादा है, हम सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को पैसा कमा के देते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसके रिटर्न में हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो NFC अवार्ड के अंदर सीरियस कंसर्न्स हैं बलूचिस्तान के लोगों के कि इसको ठीक होना चाहिए, इसको दोबारा से आप रिविजिट करें और इसमें तब्दीलियां देखें। इकोनॉमी के लिहाज से दूसरा कंसर्न बलूचिस्तान का है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि जो तरक्की पंजाब में हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, हेल्थ एजुकेशन के लिहाज से, क्या बलूचिस्तान में हुई? क्या बलूचिस्तान के अंदर कोई स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी बना सके आप? क्या बलूचिस्तान के अंदर आपने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता हो? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने हमारे सूबे में बनाया? क्या वो फ्लाईओवर्स, क्या वो अंडरपासेस आपने बनाए जो लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में बनाए? तो इतने बड़े लेवल पर रीजनल डिस्पैरिटीज़ पे उनका बहुत सीरियस कंसर्न है कि हमारे लोगों को वो मौके नहीं मिले। और तीसरा कंसर्न गवादर के लिहाज से है कि गवादर हमारा एरिया है, गवादर के अंदर आके चाइनीज़ लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, बाहर के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, बाकी सूबों के लोग आकर उधर एज अ लेबर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बलोच लेबर्स को वहाँ पर मौके नहीं मिल रहे। तो आप हमारी टेरिटरी में आकर एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में हमारी लोकल्स को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आप नहीं दे पा रहे और हमारे लोग इन सब चीज़ों से महरूम हैं और बाकी एथनिसिटीज़ और फॉरेनर्स जो लोग आके अगर काम कर रहे हैं, यहाँ से पैसा कमा कर अपने मुल्कों में, अपने सूबों में लेके जा रहे हैं, तो ये भी एक उनका बहुत बड़ा कंसर्न है। और लास्टली जो कंसर्न बलूचिस्तान के लोगों का है वो है मिसिंग पर्सन्स। ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है जिसके ऊपर हमारी अदालतों ने भी बहुत दफ़ा कोशिश की कि किस तरह से इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए। हमारे रियासती अदारे भी इस चीज़ को लेकर बहुत कंसर्न हैं कि किस तरह से हम इस मिसिंग पर्सन के मामलात को एड्रेस कर सकते हैं। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि हमारे लोगों को, हमारे भाई बहन वालदैन को रियासती अदारे उठा लेते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको मार देते हैं, जबकि रियासती अदारों का ये कहना है कि ये वो मिसिंग पर्सन लोग हैं जो बलूचिस्तान से हिंदुस्तान जाते हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेकर वापस आकर पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। तो ये हमारी तरफ से मिसिंग नहीं है, बल्कि ये खुद मिसिंग है क्योंकि ये पाकिस्तानी रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं मिसिंग पर्सनस को लेकर, लेकिन ये सबसे बड़ा कंसर्न है इस टाइम पर बलूचिस्तान के लोगों का कि हमारे खित्ते के अंदर, हमारे रीजन के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है, हमारे बच्चों को उठा लिया जाता है, हमारे रिश्तेदारों को उठा लिया जाता है। तो आपने देखा कि ये सारे मसाइल बड़े संगीन नौइयत के हैं। और मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊं कि बलूचिस्तान का मसला क्यों इतना संगीन है,
उसमें एक बुनियादी फैक्टर है कि बलूचिस्तान के अंदर मल्टीपल एक्टर्स हैं और उन तमाम एक्टर्स के अपने अपने कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं। अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो बलूचिस्तान में 3 ट्राइब्स डोमिनेट करते हैं, बुकटी, मरी और मिंगल्स। उसके अलावा हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट करते हैं, लश्कर जंगवी जैसे ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं जो शिया कम्युनिटीज को वहाँ टारगेट करते हैं। इसी तरह अगर हम फॉरेन इंटरवेंशंस की बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया और यूएस इन्वॉल्व हैं बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक ट्रांजिट प्रोविंस है और हमेशा जियो स्ट्रेटेजिक ट्रांजिट प्रोविंस में दुनिया की बड़ी ताकतें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि वो सूबा एक तो रिसोर्सेज रिच सूबा होता है और दूसरा वो सूबा दुनिया के दूसरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर, रीजन्स के अंदर एक्सेस दे रहा होता है बाकी मुल्कों को। तो आप खुद देखें कि बलूचिस्तान के अंदर इतने मिक्स्ड और मल्टीपल एक्टर्स होने की वजह से इस सूबे की डायनामिक्स कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। हर एक्टर के अपने इंटरेस्ट हैं, ट्राइब्स के अपने इंटरेस्ट हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देख रही हैं, बाकी जो बाहर ममालिक हैं वो बलूचिस्तान में इंटरवेंशन करके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट चाहते हैं। और इन सब मामलात में पाकिस्तानी रियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे इन मसाइल से निकला जा सके। सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि पाकिस्तानी रियासत को डायलॉग करना चाहिए, इन ट्राइब्स को, इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एक फोरम पर बिठाकर आप इनसे डायलॉग करें, इनके कंसर्न्स को सुनें कि ये क्या चाहते हैं आपकी रियासत से, ये वो क्या मांग रहे हैं, और अगर आपकी रियासत वो राइट्स दे सकती है जिसमें बेसिक सोशो इकोनॉमिक राइट्स हैं, तो आपकी रियासत को फौरी तौर पर उस लेवल की डेवलपमेंट बलूचिस्तान में करनी चाहिए जो पैरेलल दूसरे सूबों में हो रही है। दूसरा ये कि बलूचिस्तान के लोगों के जो गवादर सेंट्रिक कंसर्न है, गवादर में जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको चाइनीज अथॉरिटीज़ को ऑन बोर्ड लेकर जो लोकल बलोच लोग हैं, वहाँ के नेटिव्स हैं, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप उनको इकोनॉमिक फैसिलिटेट करेंगे वो उतना ज़्यादा लॉयल होंगे आपकी रियासत के साथ। तीसरा ये कि जो एक संगीन नौयत का मसला मिसिंग पर्सनस का है, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान के तमाम रियासती अदारे वो इसमें सीरियसली इन्वॉल्व होकर इस मसले का हल निकालें, क्योंकि इस टाइम पर जो बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन प्रोटेस्टर्स के अंदर जो उनका सबसे बड़ा कंसर्न है वो मिसिंग पर्सनस है। चौथा ये कि आपको बलूचिस्तान के लोगों को इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। 2011 में पीपल्स पार्टी के दौर में एक आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद था बलूचिस्तान के लोगों को अपलिफ्ट करना। उसी तर्ज के इंसेंटिव्स आपको बलूचिस्तान के लोगों को देने पड़ेंगे, उनको रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी ब्यूरोक्रेसी में, मिलिट्री में और तमाम रियासती इदारों के अंदर, ताकि वो ये सेंस ऑफ नेशनलिज्म उनके अंदर क्रिएट हो सके और वो अपने आप को ना कि एक बलोच नेशनलिस्ट बल्कि पाकिस्तानी समझ सके। आखिर में मैं आपसे इस चीज़ पे बात करना चाहूँगा कि इस पूरे बलूचिस्तान क्राइसिस के अंदर हमें किसको ब्लेम करना चाहिए। इसमें 3 थीरीज हैं: ब्लेम ब्रिटिश, ब्लेम इस्लामाबाद, ब्लेम बलोच। कि या आप ब्रिटिश को ब्लेम करें क्योंकि उनकी शुरू से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, उनको पता था कि हम यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, और वो यहाँ पे वो पॉलिसीज, वो स्ट्रेटजीज बना गए, वो रीजन्स को ऐसे डिवाइड कर गए कि रहती दुनिया तक यहाँ के लोग आपस में लड़ते रहे। तो इस पर्सपेक्टिव से हम ब्रिटिशर्स को ब्लेम कर सकते हैं कि उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने आज तक हमें डिवीजन्स का शिकार किए रखा। ब्लेम इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मुराद पाकिस्तानी रियासत। पाकिस्तानी रियासत को हम इसीलिए ब्लेम करते हैं इस बलूचिस्तान क्राइसिस के लिए कि पाकिस्तानी रियासत पिछले 77 ईयर्स में नाकाम रही इस पूरे मुल्क के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी का वजूद क्रिएट करने में। कॉमन आइडेंटिटी हम किसी भी एक ऐसी चीज को कहते हैं जो मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को इकट्ठा कर सके। वो कॉमन आइडेंटिटी लैंग्वेज हो सकती है, वो कॉमन आइडेंटिटी रिलीजन हो सकता है, वो कॉमन आइडेंटिटी पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है, वो कॉमन आइडेंटिटी मुल्क की लीडरशिप हो सकती है, वो कॉमन आइडेंटिटी मुल्क का नेशनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो पाकिस्तानी रियासत आज तक फेल रही
उस कॉमन आइडेंटिटी का वजूद क्रिएट करने में जो तमाम पाकिस्तान के लोगों को इस टेरिटरी के अंदर आपस में जोड़ कर रखे। आपने 3 सूबों के लिए अलग पॉलिसीज बनाई, आपने बलूचिस्तान के लोगों के लिए बिल्कुल अलग पॉलिसीज बनाई, आपने उनको निगलेक्ट किया, आपने उनको सप्रेस किया, आपने उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस किए। तो इस तरह से हम ब्लेम डालते हैं पाकिस्तानी रियासत के ऊपर, और तीसरा ब्लेम आता है बलोचों के ऊपर कि बावजूद इसके कि वो आपस में तो यूनाइटेड थे, उन्होंने अपनी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर करने के लिए खुद भी कोशिश नहीं की कि हम खुद एक कौम बनकर अपने हालात बेहतर कर सकें। मैं इस ब्लेम को इस तरह से ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं समझता। एक रियासत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम एथनिसिटीज़ को आपस में लेकर चले, और ये चीज़ मैं आप पर भी छोड़ता हूँ। आप अपना कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं कि इन 3 थीरीज में से आपको किस थीरी में वजन लगता है। बलूचिस्तान क्राइसिस का ब्लेम आप किस चीज़ के ऊपर डालते हैं, और आप भी सोल्यूशन इसके अंदर सजेस्ट कर सकते हैं कि इस बलूचिस्तान के मसले को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हुई होगी, आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा ये समझने में कि क्या हिस्टोरिकल रूट फैक्टर्स थे जिन्होंने हमारे एक रीजन के अंदर इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट किए रखी, और आज वो डिस्टर्बेंस मज़ीद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन मसाइल का जल्द से जल्द हल निकलेगा, और बलूचिस्तान भी बाकी सूबों की तरह तरक्की करेगा, और वहाँ पे भी अमन आएगा, और वहाँ के लोग खुशहाल होंगे। बहुत शुक्रिया।